उन व्यक्तियों को वो लोग मौत की सज़ा दिए। मात्र उन प्रश्न करना उनका क्या गलत था? नहीं। चाहे महेंद्र कर्मा के बारे में अंदरूनी गांव में अगर बात किया जाए तो उनको एक हत्यारा के रूप में देखा जाता है। सलवा जुल्म के विरोधी जो में बात करते हैं, क्या लगता है आपको इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, अच्छा काम करने वालों की बुराई अधिक लोग करते हैं, प्रशंसा कम लोग करते हैं। महेंद्र कर्मा जो काम कर सकते थे वो दूसरा नेता नहीं कर सकता, वो इस वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं। लीडर, सशक्त लीडर थे, उनके आह्वान पर हजारों लोग सामने आते थे। ये उनकी पीड़ा थी, उनकी लीडरशिप निखर रही थी, झलक रही थी कि एक अलग पहचान था उनकी। अच्छा, एक बात बताइए, इन एसपीओ के बारे में बात किया जाए तो इनमें डिसिप्लिन का अभाव काफ़ी देखा जाता था, ये माना जाता है। ये नक्सली जो एसपीओ बने वो पहले कभी संगम सदस्य थे, बाद में वो एसपीओ बने। ये अपना निजी दुश्मनी के लिए गांव में जाके हत्या करते थे। ऐसी भी बहुत सारी एक सीधा बात है, वो पूरा आतंक की दुनिया में जी रहे थे। आतंक फैलाना उनका दिमाग में भरा हुआ था। क्या फोर्स क्या दुनिया के देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं है? क्या यहीं पे बस्तर में फोर्स आने का मकसद क्या है? क्यों आई है फोर्स? नक्सली इसके लिए जिम्मेदार है। फोर्स भी बड़ा है तो इसके लिए नक्सलवाद जिम्मेदार है। की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। बहुत सारी बातें हो सकती है कि आपका मैं समर्थन नहीं कर पाता, आप हमको नक्सली बता देते हैं, ऐसे क्यों? ऐसा नहीं है, नक्सली नहीं है तो आपको नक्सली क्यों बताएं? भारतवर्ष में नक्सलवाद का उदय सर्वप्रथम बंगाल में माना जाता है। सामंतवादियों, जमींदारों, शोषक वर्गों के अत्याचार के खिलाफ एक संगठन खड़ा हुआ जो नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। यह नक्सलवाद बंगाल में पनपने के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचा और आंध्र प्रदेश के बाद बस्तर में पहुंचा, जहां की अपना विकराल रूप ले लिया। नक्सलवाद का लंबा इतिहास है, लेकिन इस नक्सलवाद और नक्सलवाद के खिलाफ प्रतिवाद में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। बस्तर में नक्सलवाद प्रारंभ हुआ। सलवा जुल्म का एक दौर था। सलवा जुल्म के दौर में लाखों आदिवासी जो नक्सली क्षेत्र में थे, नक्सल क्षेत्र इलाकों में रहते थे, प्रभावित हुए कहीं ना कहीं और नक्सलियों के संगठन से जुड़े और नक्सल संगठन का खिलाफत भी किए। सलवा जुल्म 2004 में प्रारंभ हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विख्यात है और कुख्यात भी। सलवा जुल्म के इस दौरान लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोग मारे गए। और सलवा जुल्म का उदय कैसे हुआ, इस विषय में अगर जानकारी इकट्ठा करना चाहे तो ऐसे नेता बहुत कम हैं, अब रह गए। या तो अधिकांश नेताओं को नक्सलियों ने हत्या कर दिया या वो मारे जा चुके हैं। हमारे साथ सलवा जुल्म का प्रारंभ जो हुआ था, उस दौरान सबसे प्रथम सलवा जुल्म और नक्सलियों के खिलाफ जो बिगुल बजाने वाले, बिगुल आंदोलन, नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले नेताओं में एक है मधुकर राव, जो कि सलवा जुल्म दौर के प्रथम नेताओं में शीर्ष नेताओं के रूप में जाना जाता है। आज हमारे साथ है, मौजूद है और हम समझेंगे कि आखिर नक्सलवाद क्या है, सलवा जुल्म क्या है, नक्सलियों के खिलाफ बगावत क्यों हुआ, आखिर क्या कारण है कि जो आदिवासी नक्सलियों का समर्थन करते थे वह नक्सलियों के खिलाफ बगावत प्रारंभ कर दिए। नमस्कार। मैं बप्पी राय आपसे पूछना चाहता हूँ, नक्सलवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? नक्सलवाद प्रारंभ कैसे हुआ बस्तर में अगर बात किया जाए? बस्तर में नक्सलवादियों ने सबसे पहले यहाँ के आदिवासी जो अशिक्षित भोले भाले लोग हैं, इनको अपने जाल में फंसाने के लिए इनको हर प्रकार से ऐसा एहसास कराते थे कि कहीं जंगल से कोई ग्रामीण लकड़ी ला रहा है या फिर बांस कटाई करके लाता है या फिर कहीं खेती बनाने के लिए ज़मीन कटाई करता है। तो इसमें वन विभाग के लोग सामने आते थे कि कहीं कहीं चालान करते थे, कुछ इस टाइप की कार्रवाइयाँ करते थे। उसके विरोध में, फॉरेस्ट विभाग के विरोध में नक्सलवाद खड़ा होता था। तो लोगों को ये लगता था कि ये नक्सली हमारे शुभचिंतक है, हितैषी हैं, ऐसा कह के वन विभाग के कर्मचारियों को मारपीट करने से वो अपना कार्रवाइयाँ करना छोड़ दिए। तो लोग सोचने लगे कि हमारे शुभचिंतक हैं, कह के धीरे धीरे उनसे जुड़ाव होते गए। इस तरह से ये लोग अपना पैठ बनाने लगे। ठीक इसी तरह से पटवारी और अन्य लोग जो
वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा शोषण दिखता था, तो उसके खिलाफ भी ये लोग ग्रामीणों का समर्थन करते थे नक्सलियों ने, जिसकी वजह से नक्सली वन विभाग, राजस्व विभाग के खिलाफ काम करते थे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये हमारे जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो यहाँ के आदिवासी भोले भाले नागरिकों को अपने पक्ष में करने के लिए ये इन ग्रामीण स्तर पर एक धरातल पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके विरोध में काम करते थे, जिससे ये अपने कार्य को आसानी से कर सके। इस टाइप का माहौल निर्मित करके गाँव वालों को छूट देते थे कि वन विभाग का बात नहीं मानना है, ये राजस्व विभाग का बात नहीं मानना है, ये आपका जंगल है, आपका ज़मीन है। इस तरह से बहकाव में ला करके उनको अपने फेवर में करते जाते हैं। नहीं, लेकिन ये बात भी तो सच है कि वन विभाग के उस दौर में, वन विभाग की अगर बात किया जाए या राजस्व अमले की बात किया जाए या पटवारियों की बात किया जाए, ये काफ़ी इन ग्रामीणों को शोषण करते थे। इस बात की भी सच्चाई, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ जो सामने आते हैं कि शोषण करते थे, इस कारण ग्रामीणों ने समर्थन दिया था। ये भी मानेंगे आप? हाँ, ये समर्थन मानता हूँ, लेकिन वो इतना अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करते थे। इनको ऐसा उपयोग करके पुनः शासन के विरुद्ध खड़ा करने का ये कार्य करते थे, जिससे सरकार से इनका मोह भंग हो और क्षेत्र में विकास को अवरुद्ध करने का कार्य ये लोग करते थे। जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई की बात कहने वाले नक्सलियों ने, आज आप देखेंगे जिस क्षेत्र में नक्सली ज़्यादा है उधर ही जंगल नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई नहीं है, बशर्ते ये आदिवासी भाइयों बहनों को अपनी ओर आकर्षित करने का ये अनोखा तरीका निकाला था जो संगठन में शामिल कर सके। तो आप एक बार बताइए कि नक्सलियों को भारी समर्थन मिला बस्तर में, दंता, बीजापुर, सुकमा जिले की अगर बात किया, नारायणपुर बात किया जाए, लगभग पूरे बस्तर में नक्सलियों को ज़बरदस्त समर्थन मिला आदिवासियों का। 2004 के दौरान ऐसे क्या घटना हुआ कि एक विद्रोह पनपा और जिसका नेतृत्व आपने किया? ये इसका विद्रोह का मुख्य कारण ये है कि ये नक्सलियों ने, मैं पहले ही कह चुका था कि सरकारी हमले के खिलाफ ये लोग भड़काते थे। यहाँ तक कि ठीक है, सरकार से लड़ाई थी तो सरकार से लड़ाई होनी चाहिए था, लेकिन ये आम नागरिकों को भी परेशान करते थे। कहीं पे भी कोई शासकीय तरह से कोई कार्य होते तो रोड कार्य या फिर अन्य कोई भी कार्य शासन की तरफ से करवाए जाते थे, उसका विरोध करवाते थे लोग। और रोड, पुल, पुलिया, इस तरह के कार्यों को करने से रोकते थे। और उसमें एक और महत्वपूर्ण है, जो तेंदुपत्ता तोड़ाई, जो ग्रामीणों का, यहाँ के आदिवासियों का एक आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, उस पर भी उन्होंने ब्रेक लगाया था नक्सलियों ने। तो इस वजह से भी लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। और साथ ही साथ ये रोड खुदाई करना, रोड में बम ब्लास्ट करना, आए दिन बाज़ार गाड़ियों को लूटना, जैसे करकेली बाज़ार को लूटे, इधर तुमनार बाज़ार को लूटे, और कुटरू बाज़ार में कई लोगों को छुरी चक्कू से वार किए। ये सभी लोगों में एक आक्रोश का भी एक कारण था। इसके नक्सलियों के विरोध में लोग सोचने लगे कि इसको कैसे रोका जाए। सलवाजुम प्रारंभ कैसे हुआ? सलवाजुम का दौर से पहले बताइए, ऐसा क्या घटना हुआ था कि अचानक विद्रोह हुआ? इसमें विद्रोह होने का मुख्य कारण था ग्राम उसका पटनम में ये एक ग्रामीणों को ज़बरदस्ती बुला करके उनको ये बोला गया है कि आप लोग ये जो कार्य रोड बना रहे हो इसको नहीं करना है। और यहाँ बम प्लांट किए थे नक्सलियों ने, उसका पटनम के ग्रामीणों ने और आसपास के बंदेपारा, और ये उन्होंने उस बम को नक्सलियों को निकालने के लिए बाध्य किया था। सब जमा होकर के कह दिए थे कि ये हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के इर्द गिर्द आप लोग ये सब काम नहीं करोगे। तो इस वजह से नक्सली उनको अपना विरोधी होने का मान लिए थे कि हमारे विरोधी हैं। इस तरह से वो लोग बम निकालने के बावजूद भी उनको रोड खोदने, ये सब कार्य में इन्वॉल्व करते थे। इससे ये हट के रहना चाहते थे। इस आपके साथ हम ये कार्य नहीं करने का पुरजोर वो लोग खुलेआम मतलब उनको बोल चुके थे। इस वजह से भी विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। सलवाजुम से पहले कुछ घटनाएं भी हुई, कुछ हत्या हुई, 7 ग्रामीणों की हत्या किए थे, ऐसा भी कुछ मामला आ रहा है। क्या है वो मामला था?
ये मामला ये था, जैसे कुछ ग्रामीण अम्बेली के गणपत राव जो वहाँ के गांव के मुखिया हुआ करते थे, पटेल हुआ करते थे, उनका बेटा बुधराम तोड़सम जो उप सरपंच हुआ करता था, और अम्बेली नाला के बगल में जो पुलिया है वहाँ पे बम प्लांट किए थे। तो उस बम को लेकर के वहाँ आसपास के गांव के लोगों ने विरोध दर्ज किया था कि आप लोग हमारे सरहद में, हमारे गांव के आसपास इस टाइप का कार्य ना करें, ये जिसके कारण हमारे गांव के युवक युवतियां नक्सली के नाम पे पुलिस पकड़ के ले जाती है। इस तरह का मतलब वो लोग तरह तरह के बात रखे। तो नक्सलियों ने ये कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, हमको ऊपर से जो निर्देश आता है, स्पष्ट कहा उन्होंने कि हमको ऊपर से जो निर्देश आता है उसी का पालन करते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं, हम कोई सुनवाई करने नहीं बैठे यहाँ, इस तरह से नक्सलियों ने कहा है। तो उस दौरान और क्या हुआ था कि जैसे कुछ लूटपाट की भी बात कर रहे हैं कि लूटपाट हुआ था, उसके बाद ग्रामीण भड़के जो पूरे संयुक्त रूप से भड़के कब भड़के थे? ये गाड़ियों को, जो बाज़ार गाड़ी जो करके ली जा रही थी, जिसमें नईमेड़ से बाज़ार आने वाले लोगों की गाड़ी, जिसमें बाज़ार का राशन से संबंधित या अन्य जो भी सामान था उसको नक्सलियों ने लूट कर ले गया। तो वहाँ पे नक्सलियों ने ये पूरा लूट के लेके गया और ग्रामीणों से ये भी कहा है कि इसको रिपोर्ट नहीं लिखाओगे। एक तो लूट रहे हैं और दूसरा रिपोर्ट नहीं लिखाने की बात कहते हैं। ये एक विरोधाभास वाली बात हो गई, गलती खुद करें और इसको किसी को ना बताएं, तो ये एक कैसे संभव हो सकता है? तो इस बात को लेकर भी लोगों में आक्रोश था, आप कुछ भी करते जाओगे, हम कहीं भी नहीं बताएंगे, ये कौन सी तरीका है? और आज भी है, जेम्स जो नईमेड़ के सेठ हैं उनका गाड़ी को लूटा गया था, बंदूक के नोक पे ले जाकर लूटे। उसके बाद करकेली बाजार में भी बाजार को, दिन दहाड़े बाजार को लूट के लेके गए। ये सभी वहाँ के लोगों का बाजार था, लोग आते थे साप्ताहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार करने आकर के अपनी सामान खरीदी करके जाते थे। उनकी सुविधाओं पर हमला किया नक्सलियों ने, ये भी एक मुख्य वजह थी। फिर उसके बाद ये विकराल रूप कब लिया? ये विकराल रूप 4 जून 2000 को लोग ऐसे ही विचार मंथन करके ग्राम अम्बेली में एकत्रित हुए और उसमें लगभग 1200 ग्रामीण और 7-8 गांव के लोग एकत्रित होकर के वहाँ के एक व्यक्ति ने नक्सलियों के कार्यकर्ता को, नक्सली के जो संगम सदस्य जो या रेंज कमांडर का लीडर जो राजू नाम का था, मज्जी राजू नाम का, उसको सूचना दिए कि आप आइए यहाँ पे मीटिंग में, आप बताइए पब्लिक का ये परेशानी है। ऐसा कहने से वो उस दिन नहीं आया, मतलब लेट हो गया। फिर उसके बाद और लोग गए, जा कर के उनको जैसे तैसे मना करके कुछ लोगों के लिए, जिसमें 6 लोग आए थे नक्सलियों के, और उस पर 1200 के भीड़ में, 1200 लगभग 1200 के भीड़ में उनसे कुछ लोगों ने सवाल किया, जिसमें हुंगाराम भी शामिल था और डूंगा वाचम और तोड़सम गणपत जो उस गांव का मुखिया था और उप सरपंच बुधराम तोड़सम, ये लोगों ने कहा है कि देखिए आप लोग आए दिन यहाँ पे बम प्लांट कर रहे हो, किसी को ब्लास्ट करके कुछ परेशान कर रहे हो, उड़ा रहे हो, सामान लूट रहे हो, या कोई कार्य में किसी को जाने नहीं दे रहे हो। हमारी आर्थिक स्थिति इतना नहीं है कि हम घर बैठे कुछ खान पान कर सकें, हमको काम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पैसे के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। ये सब बात उनको बताया तो उन्होंने यही कहा कि ये सब नहीं चलेगा, हम जो कह रहे हैं, जो यहाँ का लीडर कहता है, जो लोग कहते हैं उसका पालन करना है, आपको ये सब नहीं करना है करके स्पष्ट शब्दों में नक्सलियों ने कहा। तो जिसमें मज्जी राजू नेतृत्व करता था नक्सलियों का, रेंज कमांडर, तो उस समय भड़क गया था कि आप लोग हम लोगों से प्रश्न पूछने वाले कौन होते हो, हमको ऊपर से जो निर्देश आता वही करते हैं। तो इतने में उसका भड़कने का देख करके उसमें कुछ नागरिक, जिसमें मिच्चा हुंगा भी था शामिल, और लोगों ने उस नक्सली को पकड़ लिए, वो लोग पीछे से इधर उधर पकड़ करके उसको धक्का मुक्की दे करके जैसे तैसे करके, उसमें से 6 में से 4 लोग पकड़ में आए, 2 लोग छूट के भाग गए उसमें से। उनको ला करके कुटरू थाना में सौंप दिए, इसी थाना में सौंप दिए, बड़ा रैली के शक्ल में पूरा ला करके सौंप दिए। तो ऐसा लग रहा था कोई हम बहुत बड़ा मतलब नक्सलियों के विद्रोह करके लाने के कारण जन समर्थन में बहुत से लोग उतर गए और उनको थाना में सौंपने के वजह से और उनको पकड़ के लाने का कारण उन व्यक्तियों को वो लोग मौत की सज़ा दिए। मात्र उन प्रश्न करना उनका क्या गलत था? नहीं था। वो अपनी समाधान खोज रहे थे, अपनी समस्याओं को समस्याओं से निजात पाने के लिए वो बैठक आहूत करके अपनी समस्याओं को रख रहे थे। फिर भी वो लोगों ने इस तरह से मतलब
जिन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाया, जो ने बात रखा वहाँ पे, उन सभी को एक ही रात के पूरे लोगों का अपहरण करके 15 दिन तक परेशान करके, अनावश्यक रूप से परेशान करके उनकी हत्या करके फरसेगढ़ के नेशनल पार्क के गेट में लाइन्स रोड में लेटा दिए थे, जिसके कारण पब्लिक में डर कम हुआ, आक्रोश उनके खिलाफ बढ़ गया, पब्लिक का आक्रोश बढ़ गया। जिन लोगों ने हमारे समस्याओं को उठाया, हमारे लिए जो बात रख रहे थे, उनको ये लोग बात को पचा नहीं पाए, सुन नहीं पाए, न सहज स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियों को, उल्टा उनकी हत्या किया। ये बात लोगों के जनमानस में फैल गई और इससे जनता का समर्थन, इस जन जागरण, तब तक हम जन जागरण के नाम से जानते थे, जन जागरण के नाम से चला रहे थे, तो उसको समर्थन ज़्यादा मिलने लगा और लोग मतलब अपने स्वतः उन मीटिंगों में आने लगे। आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ सलवार जूम में? जब जन जागरण में ऐसे हुआ मेरी उपस्थिति, जैसे 7 लोगों की हत्या किए, उनको ला करके यहाँ पर रखे, तो उसमें 2-3 लोगों का और घायल अवस्था में थे, हॉस्पिटल में उनको इलाज करने से डॉक्टरों ने इनकार कर दिया और ताला लगा के सब। कारण क्या बताया इलाज न करने का? नहीं करने, कुछ नहीं बताया, ताला लगा के भाग गए। नक्सली दहशत? हाँ, नक्सली दहशत था और इलाज करने से बच के निकल गए। तो उसमें हम लोग को थोड़ा कहा, बहसबाजी भी हुआ वहाँ पे जो भी मौजूद थे कर्मचारियों का, तो हम डॉक्टर के, अब हम कैसे करेंगे, डॉक्टर तो निकल लिए थे, इस वजह से भी वहाँ पर मैं सामने आया इलाज कराने के लिए। फिर वो फर्स्ट एड पट्टी वट्टी जो भी करवाना था किसी से बुलवा के, जो भी जानकार व्यक्ति से, ऐसा कराया, लेकिन वो संतोषप्रद नहीं था। तो उस दिन शायद सहारा टीवी के चैनल वालों ने आया, उनको मैं पूरा हॉस्पिटल में घुमाया, बताया ये कंडीशन है, ये घायल अवस्था में, सरकार का कोई व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ना हॉस्पिटल चल रही है, ना कुछ नहीं चल रहा है, ये परेशानी है। तो उन्होंने भी थोड़ा सा आवाज़ को आगे बढ़ाया, जिससे कलेक्टर के संज्ञान में आया, कलेक्टर, आईजी, डीजी सब आकर के यहाँ पे सपोर्ट किए। वो तत्काल फिर टीम को भेज करके यहाँ से लेके उनको जगदलपुर में भर्ती करके इलाज किया लोग। तो इसका विस्तार कब हुआ? ठीक है, आपके कितने सलवार जूम जो प्रारंभ हुआ था, जो आंदोलन का बिगुल, नक्सलियों के खिलाफ जो बिगुल फूके थे, कितने गांव के लोग थे? उसके बाद उसका विस्तार पूरे ज़िले में, फिर अन्य ज़िले में किस प्रकार? उस जब शुरुआती दौर में 12 गांव के लोग लगभग 2-2.5 हज़ार के संख्या में थे पब्लिक, और सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए और कुछ उसमें ये जो घटना घटी थी उन्हीं 1200 के आसपास के पब्लिक के बीच में इनको पूछताछ किया। उसी का परिणाम था जो 7 लोगों को अपहरण करके जो हत्या किया। हत्या के बाद फिर उस दिन डीजीपी ओपी राठौर साहब, गृह मंत्री रामविचार नेताम और नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी सभी हॉस्पिटल के सम्मुख भीड़ थी, तो वहाँ पे आकर के सांत्वना दिया, घायलों के साथ मिले। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि डीजीपी राठौर ने वो सामने में मीटिंग लिया हम लोग सभी लोगों का, पब्लिक भी कुछ उसमें थी, तो उन्होंने बोला आप लोग इतना बड़ा जब कोई प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है, तो इस तरह से अपनी समस्या को निजात के लिए कोई पूछता है, तो दुनिया का कोई भी संगठन ऐसा नहीं है कि उसकी हत्या करे, कुछ भी करे, ये तो गलत है। अपना जायज़ हक, यदि कोई न्याय मांग रहा है, आपको संगठन है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप संगठन को कैसे कंट्रोल करते हो। ये सब बात हम लोगों ने उनके सामने रखा, ऐसा ऐसा कहा गया, तो ऐसा ऐसा किए लोग, इस तरह से परेशान किए। तो उन्होंने बोला है कि फिर आप लोग पीछे मत हटो, संगठित होके रहो, और लोग भी 1200 लोग शामिल थे, तो ये एक एक करके भी मार सकते हैं, आप लोग संगठित रहिए, अच्छा से रहिए, और इस टाइप का, और जब भी मतलब ज़रूरत पड़ता है, चाहे पुलिस का हो, जिसका भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ता है, तो हम सहयोग करेंगे। गृह मंत्री जी ने बोला और ओपी राठौर साहब ने भी बोला, और तत्कालीन आईजी अंसारी साहब वो भी रहे, एसपी डीएल मनोहर साहब भी थे। तो इन्होंने सभी ने हौसला बढ़ाया और पब्लिक को कहा है कि आप लोग पीछे मत हटना, आप लोग अच्छा से काम करिए, जहाँ भी संभव हो सके सुरक्षा हम उपलब्ध करेंगे, ऐसा कह के इन्होंने कहा। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, जब भी कहीं पे भी मीटिंग होता है तो मैंने लिखित में थाना को और एसपी को सूचना देना शुरू कर दिया कि फलाना जगह मीटिंग हो रहा है, इस टाइप का सूचना देकर के उसको मतलब लीगल पॉइंट में लाया मैं। पहले ये सब सूचना नहीं दिए थे फर्स्ट बार में, तो ये सब उसके बाद से फिर ये क्रम चलता गया मीटिंग। तो आप सलवार जूम का काम क्या रहता था? आप पूरे जो लोग इकट्ठा हुए और गांव-गांव में घुसते थे, किस प्रकार घुसते थे और क्या करते थे आप? सलवार जूम में गांव में जाते जरूर थे, किसी का गांव में जाकर किसी को
वो घर द्वार में घुसने का नहीं है, एक नियत जगह कौन से गांव में कहाँ बैठक होना है ये चर्चा हो जाता, और वो मीटिंग में ही बता दिया जाता था कि फलाना जगह मीटिंग, अलग से कोई जाके बताता नहीं था। तो वहाँ पे आने के बाद गांव में यही तय किया गया था कि जिस घर में भी कोई संगम सदस्य हो अपने अपने घर से, या और कोई नक्सलियों के कार्य कर रहा हो, ये सलवा जुड़ूम मीटिंग में आके सामने पब्लिक के सामने कह दे कि आज हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, और कौन कौन समर्पण किया है उनका लिस्टिंग करते थे। वो करने के बाद फिर हम लोग वहीं पे छोड़ देते थे और थाना को या एसपी साहब को डायरेक्ट सूची दे देते, एसपी साहब को दे देते थे कि ये इतने लोग ये समर्पण किए, ये लोग। तो उन्होंने भी, राठौर साहब ने भी बोला कि जो भी समर्पण करता है, चाहे संगम सदस्य, कुछ भी पुराना गलती को सब भूल जाओ, बोले जितनी पिछली गलतियों को भूल जाइए, समर्पण किया है तो मतलब पूरी गलतियाँ उनकी माफ़। इस तरह से हमको राठौर साहब ने भी बताया कि बार बार उसी बात को लेकर के कुरेदना उचित नहीं है, एक पक्ष उसके बचाव में भी छोड़ना है, ताकि अपना जीवन जीने के लिए वो अपना समर्पण करा, तो कोई बुरी बात नहीं है। इस वजह से पब्लिक ने भी पब्लिक के सामने आके कहता था कि मैं आज इतने दिन तक नक्सलियों के लिए काम किया, आज के बाद नहीं करूँगा करके ओपन मीटिंग में वो बोलता था, उसके बाद उसको छोड़ देते थे। दिग्गज राजनेताओं जैसे महंत कर्मा हो गए या फिर राजनीतिक दल, अन्य राजनीतिक दल, उनका भी इन्वॉल्वमेंट सलवा जुड़ूम में हुआ, किस प्रकार हुआ और इससे क्या लाभ और हानि मिला आपको? इसमें 7 लोगों की हत्या के बाद महंत कर्मा जी यहाँ आए, उससे हमको ये बल मिला, हमको हौसला बढ़ा हमारा कि एक नेता प्रतिपक्ष जैसे मजबूत नेता हमारे संगठन से जुड़ते हैं या आते हैं, तो ये हमारा संगठन को और मजबूती देगी। और महेंद्र कर्मा के साथ साथ केदार कश्यप जी भी आए थे। केदार कश्यप जी उस समय आदिम जातिम कल्याण मंत्री थे, तो वो भी उपस्थिति देते थे, यहाँ के लोगों को बताया। उसके बाद यहाँ के बाद में अगला मीटिंग हम लोग तोयनार में किए थे। तोयनार में जब मीटिंग किए थे, वहाँ पे गोलीबारी हुई थी, नक्सलियों ने उस भीड़ में गोली चलाने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की उपस्थिति में वहाँ पे नक्सली सफल नहीं हुए, लेकिन वहाँ मीटिंग हुई, गोलीबारी के बीच में भी मीटिंग लेकर के वापस आ गए। तो उसमें 28 लोग समर्पण किए थे, कहाँ तोयनार में, उनको भी बीजापुर में सौंप दिया गया। वहाँ पे जैसे गोलीबारी हुआ तो इनको मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से वहाँ पे एसपी साहब के अंडर में नियंत्रण में दे दिए थे, वो अपना होकर कुछ दिन बीजापुर में रखे, उनको समझा के फिर छोड़ दिए। तो इस तरह से किसी भी संगम सदस्य हो चाहे नक्सली का कार्यकर्ता हो, जो समर्पण किया है, किसी को कोई भी इस प्रकार से पुलिस कार्रवाई से भी हम लोग बचाते थे। सलवा जुड़ूम के बारे में बताया जाता है कि हजारों की भीड़ गांव में जाते थे और जो नक्सल समर्थक है या नक्सली है उनको अपने संगठन में जो नक्सलवाद छोड़ने की बात करते थे, या अगर वो ना माने तो वहाँ पे लूटपाट भी की जाती थी या उपद्रव मचाया जाता था। इस प्रकार की भी बातें बहुत सारे सामने आती है, उसके पीछे सच्चाई क्या है? देखिए, सलवा जुड़ूम एक नक्सलियों का विरोध था। हम किसी ग्रामीण के विरोध में, किसी व्यक्ति विशेष को परेशान के नियत से ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने जो निजी स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उठा करके सलवा जुड़ूम को क्षति पहुंचाया हुआ है, आप मानते हैं? जी, ऐसा तो छल कपट से कोई ना कोई इस टाइप का वार करते थे। तो ये इसका और आपके ज़िले के बाद सुकमा उकमा जो क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में फैला, वो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ? इस हमारे एरिया में तो जो आप बोल रहे थे आप लूटपाट का, यहाँ पे आपको कहीं पे भी सुनाई नहीं देगी। जी जी। यहाँ से मैं जहाँ तक मैं आपको बेदरे कुंगलेर आसपास के एरिया में कहीं पे भी ये लूटपाट की घटना नहीं आई। उसका कारण क्या था? नेतृत्व में भी ईमानदारी होनी चाहिए जी, और अपने टीम को भी समझाने की ज़रूरत थी। ये काम सुकमा कोंटा में कुछ लोग करते थे, लेकिन वो बाहरी लोग वहाँ आके नेतृत्व किए, जिसको वो अपना धरातल नहीं समझा, अपने लोगों को अपना नहीं समझा, इसीलिए ऐसा कृत्य किए हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए जब तक यूज करना था कर लिए, उसके बाद जाके बाहर निकल के बैठ गए। सलवा जुड़ूम के दौर में एक ऐसा हुआ था कि हजारों की तादाद में लोग समर्थन किए, नक्सली विचारधारा को छोड़े, कैंप का विस्तार हुआ। कैंप का विस्तार कैसे हुआ और क्या प्लानिंग के तहत हुआ, कैसे हुआ? कैंप का विस्तार इसलिए हुआ, कैंप यानी जो पब्लिक को बैठने का शिविर, गांव छोड़ के आने लगे, कैसे क्या हुआ? ये जो समर्पण किए थे, यदि नक्सलियों ने किसी भी समर्पित नक्सली को या समर्पित जो किया है सलवा जुड़ूम के सामने या पुलिस के सामने, जहाँ पे उनकी हत्या यदि नक्सलियों ने नहीं किया होता, ये जो समर्पण के बाद फिर गांव में भी जाते थे लोग,
उनकी हत्या नहीं किया होता तो ये शिविर आज यहाँ नहीं बसता, सब अपने अपने गांव में रहते। वो नक्सलियों के करतूतों के कारण शिविर का बसाहट करना पड़ा। ये सब कार्य नक्सलियों के करतूतों की वजह से उपजा है। उनकी सुरक्षा आत्मसमर्पण किए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी भी सुरक्षा और उनकी भी परिवार को सेफ रखने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसीलिए ने हम लोग ने शासन से दबाव डाल करके इनको सुरक्षित जगह में इनको बसाया जाए, इनको घर दिया जाए। जब शांत होगा एरिया तो फिर अपने गांव जा सकते हैं। इस तरह की बात रखी गई थी। कोई इनको गांव से बेदखल करके हम नहीं लाया, जबकि जो आत्मसमर्पण करते थे नक्सली उनको गांव से बेदखल कर देते कि तुम पुलिस के आदमी हो, तुम सलवा जुड़ुम के आदमी हो। इस तरह प्रताड़ित करके गांव से गांव खाली करवाते थे। इसके लिए नक्सली दोषी है। ये जो बसाहट बसी है तो इसके लिए भी नक्सली दोषी है, क्योंकि उनको घर गांव में जीने नहीं देते, चैन से रहने नहीं देते थे। प्रताड़ित होकर के वो सुरक्षित जगह पर आते थे तो उनको हम लोग बसाने का काम किया। कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि उनको नुकसान ना पहुंचे। उनके हित में, उनके सुरक्षा के दृष्टि से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने शिविर में बसाहट किया गया। अच्छा, एक बात बताइए कि नक्सलियों के खिलाफ आपने पहले तो आंदोलन किया नक्सली नीतियों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद लड़ने के लिए, नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए भी एक फोर्स को तैयार किया गया जिसको शायद एसपीओ का नाम आपने दिया। वो कैसे हुआ, क्या हुआ? वो बात ये हुआ, हम लोगों ने गृह मंत्री और राठौर साहब एक विजिट में आए थे नैमेड़ में। हमने वहाँ आवेदन दिया। कारण ये था जो समर्पित नक्सलियों में जो थे समर्पित किए थे, इनको लंबे दिन तक हम ऐसी रख नहीं सकते थे। उनको भी दाल रोटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कहा कि इनकी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, कहाँ से आएगा, ये कितने दिन तक ऐसे बैठ के खाएंगे। तो ये चिंता हमने जाहिर किया है। तो ऊपी राठौर साहब ने ये कहा हम ऐसा कर सकते हैं, प्रति माह 1500 हम देंगे। इसको बेरोजगारी भत्ता समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन एसपीओ के रूप में भर्ती करके हम उस रूप में ये वेतन के रूप में इसको हल्का सा मानदेय के रूप में इसको रिलीज करेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने एसपीओ को सृजन करते हुए 1500 रुपया उनको हर महीना देने का वादा किया। तो इस तरह से फिर उसके बाद एसपीओ भर्ती होने के बाद तुरंत हमने कहीं उनको लड़ने नहीं ले गया, उनको ट्रेनिंग दी गई। सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और सीएफ के जवानों के द्वारा, पुलिस के द्वारा ट्रेनिंग दे करके वो अपने साथ सहयोगी के रूप में एक दो चार लोगों को जब भी गश्त में जाते थे लेके चलते थे, फिर आते थे। इस तरह से एक मार्गदर्शक का रूप का काम करते थे लोग। जब ट्रेनिंग में दक्ष हो गए तब इनको वेपन दिए। अच्छा, एक बात बताइए, इन एसपीओ के बारे में बात किया जाए तो इनमें डिसिप्लिन का अभाव काफ़ी देखा जाता था, ये माना जाता है। ये नक्सली जो एसपीओ बने वो पहले कभी संगम सदस्य थे, बाद में वो एसपीओ बने। ये अपना निजी दुश्मनी के लिए गांव में जाके हत्या करते थे। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं आपके क्षेत्र में ना हो लेकिन अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती थी, तो वो उन पे कंट्रोल नहीं था। ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? ऐसा वो जो टीम ले जा रही है, जिस टीम के साथ गश्त में जा रहे हैं, तो इनको पहले ब्रीफिंग करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कैसे कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अनभिज्ञ हैं वो लोग। एक सीधा बात है, वो पूरा आतंक की दुनिया में जी रहे थे। आतंक फैलाना उनका दिमाग में भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोग अपने समर्पण करके कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा करना ले कर के आए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा, इसलिए आए हैं। लेकिन उसमें जो सातिर माओवादी हैं जो समर्पण किए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं चूक करके सलवा जुड़ुम को नुकसान पहुंचाने काम, किसी का मुर्गा चोर के खा गए, कहीं कुछ ऐसा सुनाई में आता है। लेकिन वो एक आम नागरिक और साधारण संगम सदस्यों का कृत्य नहीं है। ये क्रूरतम नक्सली जो समर्पण करने के बाद पुनः वही कृत्य करने के लिए जो आदी रह चुके थे, वो इस तरह का सलवा जुड़ों को बदनाम करने के लिए ऐसा कृत्य करते रहे। तो इससे आपको संगठन में तो नुकसान हुआ होगा ना? नुकसान हुआ। वो नक्सली प्रवृत्ति है, समर्पण करने के बाद भी पुनः वैसे ही कार्य कर रहा है, तो हमारा आदमी नहीं हो सकता है। वो नक्सली का ही आदमी है जो हमारे बीच में घुसकर कहीं ना कहीं हमको चकमा दिया, हमको धोखा दिया। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए आप क्या है, कंट्रोल कर पाए या कंट्रोल करने के लिए कुछ किए आपने? इस एरिया में तो कहीं पे इस टाइप का बात नहीं आया। वो जहाँ पे जिस क्षेत्र में इस टाइप की घटनाएं घटित हुई होंगी, वहाँ के जो लीडरशिप है
उसको थोड़ा सा इनको समय समय पर बताते रहना चाहिए, उनको ज्ञान बांटना चाहिए, तो ताकि उनका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो, तो ये सब काम नहीं करते। अच्छा, सलवार जुलूम के दौर में अगर दंतेवाड़ा और बीजापुर की बात किया जाए और दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा की बात किया जाए, कई दर्जनों कैंप बने, लाखों लोग विस्थापित होकर सलवार जुलूम कैंप में आए। कैसे उनका रहन था, उनका भोजन पानी की सलवार जुलूम कैंपों में? ये वही नक्सली समर्पण कर रहा है। उसके बाद तो नक्सली अंदर अंदर से आके चुप के समर्पण करते थे। तो जहाँ नक्सलियों को पता चला, उनके परिवार को गांव से बेदखल कर देते थे। तो उस बेदखल किए हुए नागरिक प्रताड़ित है, तो उसको कहीं ना कहीं हमको शरण या सुरक्षा की व्यवस्था हम समाज की, हमारे लोगों की, चाहे जो भी उसमें इन्वॉल्व है, ये सबकी बनती है कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सोचें। इस वजह से ही वो कैंप बिठाया गया। यदि नक्सली उनकी हत्या नहीं करते, आज भी वो गांव में रहते। अच्छा, एक बात बताइए कि जो सलवार जुलूम कैंप में आए उनको तो नक्सल विरोधी मान लिए, लेकिन जो कैंप में नहीं आए उनको अघोषित रूप से नक्सली भी माना गया, क्या ये भी सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नक्सली है तो उसको नक्सली मानेंगे, जो गांव में रह रहा है तो ग्रामीण है तो उसको कैसे नक्सली मानेंगे? ये गलत है। जो नक्सली में इन्वॉल्व है उसको तो नक्सली मानेंगे। और वो समर्पण किया तो शिविर में बसाहट के तौर पे रहेंगे। तो उसके बाद अचानक शिविर का खात्मा कैसे हुआ, क्यों हुआ? सलवार जुलूम धीरे धीरे डाउन होता गया, क्या कारण था? कि हम अपने गांव में रहने में कौन सा दिक्कत है, हम अपने गांव में रह रहे हैं, हम नक्सलियों के साथ तो नहीं जा रहे हैं ना। तो ये कोई गलत नहीं है। कोई अपना सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, तो गांव में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका जगह जमीन जायदाद, तो उनका पुरखों से आया हुआ जमीन को कैसे छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। तो जाना चाहिए। यदि ऐसा सुरक्षित महसूस करता है तो रहना भी चाहिए। तो सलवार जुलूम के बारे में एक अंतिम बताइए कि आखिर इसमें क्या सफल रहा, क्या असफल रहा, क्यों सलवार जुलूम आंदोलन आवश्यक था और इसकी विफलता के पीछे क्या कारण है कि जो समाप्ति की? सलवार जुलूम आंदोलन इसीलिए आवश्यक था क्योंकि नक्सलियों ने हर गांव में मीटिंग लेकर के, सलवार जुलूम के पूर्व में एक महत्वपूर्ण कारण है नक्सलियों का विरोध का, इसको मैं बताना भूल गया था। ये हर घर से, हर गांव से, घर नहीं बोल रहा हूँ, हर गांव से 5 लड़के 5 लड़कियों को नक्सलियों ने अपने संगठन के लिए ज़बरदस्ती मांग करते थे और नहीं जाने पर उठा के ले जाते थे। जिसको आज तक के मैं कई मंचों में बोल चुका हूँ कि नक्सली ज़बरदस्ती किसी भी लड़की को उठा के ले जाते थे संगठन में, और लड़कों को भी ले जाते थे। यदि दिल्ली में, बॉम्बे में किसी एक लड़की का अपहरण हो जाता है तो दिल्ली जाम हो जाती है, बॉम्बे जाम हो जाती है। तो यहाँ कई लड़कियों को नक्सलियों ने अपने संगठन में ज़बरदस्ती ले जाकर बंदूक पकड़ा दे रहे। क्या उनका गुनाह है वो लड़कियों का पैदा होना? क्या लड़का हो के गाँव में रहना इसके गुनाह थोड़ी है? ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि उनको बचाना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। तो उस समय शासन को आगे आना चाहिए। वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठ के जजमेंट कर रहे हैं उनको भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि किसी को ज़बरदस्ती संगठन में क्यों शामिल कर रहे हो। इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। एक तरफा ये जो न्याय फैसला हुआ है एक पक्षी फैसला है, क्योंकि हमारे सलवार जुलूम में अधिकतर लोग गरीब और गाँव के लोग हैं जो कानून से अनभिज्ञ हैं। इस वजह से हमको ये सब परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है और हम कर भी नहीं सकते थे कि उतने समय हमको कोई अच्छा वकील नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने के लिए, है कि अपनी बात को रखने के लिए पूरे सर्वे करना था हमको। इसलिए सर्वे नहीं कर पाते थे कि कौन कहाँ परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हमको जाने लायक अनुकूल वातावरण नहीं था। हमारे लोग नहीं जा पाते थे कि कौन कहाँ पे किस मुसीबत में फंसा हुआ है। तो ये सब कठिनाइयाँ थी और उन कठिनाइयों को उठाकर यदि सुप्रीम कोर्ट में रखते तो नक्सलियों का चेहरा साफ दिखाई देता कि वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो इसके समाप्ति में मुख्य जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? इस आंदोलन के मुख्य सलवार जुलूम आंदोलन को बंद करने में नंदिनी सुंदर और बेला भाटिया जैसे लोगों को मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इन्होंने बस्तर के साथ अन्याय किया है। ये अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग उनको पसंद भी करता है, गांव, अंदरूनी गांव में जो सलवार जुलूम के समर्थक है वो नहीं करते, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको पसंद भी करता है। क्या उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे कारण है जिस सलवार जुलूम आंदोलन चला तो हम गांव में नहीं जा पा रहे हैं, हमारा मुखिया नहीं जा पा रहा है, हमारे नेता नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें दिल्ली से आ गए हीरोइन बन के गाँव में घूम रहे हैं। तो उनको लगा कि गांव से बाहर से हमारा मदद करने, लेकिन वो छल कपट से उनके बीच में पैठ जमा करके और अपनी रणनीति के तहत
ये लोग कार्य करते आ रहे हैं, जो सलवा जुर्म के खिलाफ माहौल तैयार करने का कार्य किया है षड्यंत्र के तहत। ये तो एक छदम रूपी हैं, कभी पत्रकार बन के आएंगे, कभी उपन्यासकार बन के आएंगे, कभी सामाजिक कार्यकर्ता बन के आएंगे। इस तरह का इनका वेशभूषा, कभी एक नंदिनी सुंदर नाम की जो तालमेंड्री गई तो ऋचा शर्मा बता रही है अपने आप को, कभी कहीं कुछ नाम बता देती है। ये इनका बहुरूपिया जो नाम है, इस पर भी तो आप गौर करिए। ये जब नाम बताने से कतराते हैं, दूसरा नाम बताते हैं, तो इनका कृत्य क्या होंगे ये ऐसे ही पता चला। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे ग्रामीण जैसे तालमेटला घटना, गोमपार हो गया, वहाँ पे आगजनी की भी बात आई है कि फोर्स ने जाके पूरे गाँव का गाँव जला दिया। गाँव वाले बोल रहे, क्या गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं? देखिए, पब्लिक झूठ बोलते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ क्या कुछ तो सच्चाई होगी ना। स्थिति रहा होगा। देखिए, गोलीबारी चलते समय गोली की चिंगारी से भी आग लगती है। आप गौर करिए, आप गोली चला के देखिए, झोपड़पट्टी में आग लग जाएगी। तो ये भी एक कारण है कि फायरिंग हुआ होगा इधर उधर आमने सामने से, कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके बारे में पूरी तरह से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक तरफा आरोपित करना ये भी गलत है। कहीं ना कहीं कुछ वहाँ हुआ होगा, कोई घटना हुई रहेगी, नक्सलियों की मौजूदगी रही होगी, फायरिंग हुई होगी, फायरिंग से भी चिंगारी भड़कती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिसको मैं पूरी रूप से जानता नहीं हूँ तो उसके बोलना भी उचित नहीं। आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? गांव वाले लोग फिर पहले जैसी स्थिति आ गई है, ये गांव वाले लोग कैसे बस्तर में शांति आएगा? बस्तर में शांति के लिए सभी वर्ग को, सभी राजनीतिक दलों को और सामाजिक संगठनों को, जितने भी चाहे पत्रकार बंधु या फिर अन्य जो सामाजिक संगठन, जो व्यापारी वर्ग, इन सभी को ईमानदारी पूर्वक एक क्या फोर्स को ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, लेकिन फोर्स से भी ज़्यादा सामाजिक संगठनों को आगे आने की जरूरत है। फोर्स तो आपको जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे उसको नक्सलियों से लड़ने के लिए आएगा। विश्वास नहीं है ग्रामीणों में, फोर्स के प्रति विश्वास नहीं है। क्यों? आखिर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। आप मानते नहीं कहीं ना कहीं चूक है? कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कहीं कुछ हुआ होगा, तो उसको हर जगह इशू नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोंटा में कुछ या सुकमा में कहीं कुछ घटना होगा, ताड़मेटला में कुछ, उसको हर जगह उसी को इशू बना के नहीं चला जा सकता है। वहाँ की परिस्थिति क्या थी नहीं थी उसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हर जगह वो लागू नहीं होगा। सामाजिक संगठन को या फिर अन्य राजनीतिक दल सभी एक मंच में आकर के समाज को, गाँव वालों को समझाना चाहिए कि ये गलत संगठन है, इसमें नहीं जाना चाहिए। ये आप लोग अपने जगह रहिए, अपने काम करिए, अपना बिंदास रहिए, मात्र उनसे दूरी बना कर रहिए। तो फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो फोर्स ग्रामीण आज फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप बोले, बहुत अच्छी बात बोले। पूरे बस्तर संभाग में आज 12 जगह में आंदोलन चल रहा है। हज़ारों लोग आदिवासी वहाँ पे आके आंदोलन कर रहे, बोलते हैं कि नक्सल प्रायोजित है, लेकिन आंदोलन कर रहे, वार्ता करना चाहते हैं। क्या वार्ता नहीं होनी चाहिए? सरकार को वार्ता नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही कहा कि सामाजिक संगठन, अन्य राजनीतिक दल सब एक मंच में आकर के गांव-गांव में एक ग्रुप बना करके जा कर के उनको बताना चाहिए कि ये फोर्स किसके लिए है। फोर्स का विरोध करें तो विरोध करने का कारण क्या है, किसी ने भड़का रहा है इसको। अब ये भी बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, बोलते हैं हम वो नहीं है। ये कौन सी बात हो गई? इसको कोई भड़काया जा रहा है ना। तो आप देखिए बेला भाटिया को, देखिए जगह जगह जाकर, उसको क्या है, बस्तर से क्या नाता है? कहीं पे बिहार में 40 संगठनों में काम कर चुकी है, गुजरात का आधार कार्ड रखती है, कहीं का काम बताती है, कहीं का निवासी बताती है। ये क्या है? एक व्यक्ति क्या क्या रूप में कहाँ का निवासी बताएगी? तो ये सब चीज़ को समझना होगा। उनका नाम यहाँ कुछ है तो कहीं और जगह कुछ है। ये बहुरूपिये के रूप में घूम रहे हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये बस्तर के भोले भाले लोगों को भ्रमित कर रहे हैं लोग। फोर्स को जो जिनकी सुरक्षा में तैनात है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं लोग, उनका खिलाफ करवाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिनकी सुरक्षा के लिए फोर्स आई है उनका खिलाफत करवाने में लोग तुले हुए हैं। क्या फोर्स के दुनिया के देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं है? क्या यहीं पे बस्तर में फोर्स? बस्तर में फोर्स आने का मकसद क्या है? क्यों आई है फोर्स? नक्सली इसके लिए जिम्मेदार है। फोर्स भी बड़ा है तो इसके लिए नक्सलवाद जिम्मेदार है। तो ना आतंक नहीं करता, ये तमाशा नहीं मचाता, तो यहाँ फोर्स की जरूरत नहीं थी। एक बीजापुर थाना था, कुटरू, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, इसके सिवा उसूर में था। इसके बाद कहीं फोर्स नहीं थी यहाँ पे। इतना शांत, 12 सिपाही रहते थे, एक सब इंस्पेक्टर रहता था, इतने में पूरा एरिया कंट्रोल रहता था। आज ये स्थिति क्यों निर्मित हुआ? इसके लिए नक्सलवाद जिम्मेदार है। नक्सलियों को सोचना होगा कि जितना ज़्यादा अति करेंगे उतना फोर्स बढ़ेगा।
यदि गांव को सुरक्षित और शांतमय माहौल में रहना है तो नक्सलियों को पीछे हटना होगा। इन ग्रामीणों को आप कैसे समझाएंगे? पीछे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं समझा पा रहे? हम इसीलिए नहीं समझा पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आड़ा आ गया। सलवा जुल्म की बात छोड़िए, अब सलवा जुल्म के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्यों नहीं समझा पा रहे हम? यदि मेरे आपकी बात नहीं, प्रशासन शासन क्यों नहीं समझा पा रही है? क्या ईमानदारी भी की कमी है? ईमानदारी से यहाँ इसमें है, शासन प्रशासन का भी इसमें असहयोगात्मक रवैया अपना रही है। जहाँ पे भी कोई परेशानी होती है वहाँ पे संबंधित अधिकारी जा करके उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपके अधिकारों की संरक्षण के लिए बैठी है फोर्स, ना कि आपको मारने के लिए बैठी। ये आपके सुरक्षा संरक्षण, आपकी गांव की ताकत है ये फोर्स। इस बात को क्यों नहीं बताया जाता है? ये तो उल्टा भड़का देते हैं। क्या नक्सलियों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी बैठा है फोर्स? ये ग्रामीणों के संरक्षण सुरक्षा के लिए बैठी है, ग्रामीणों के मांग पे बैठी है। कोई अपने आप नहीं आया है। ये कितने बार ग्रामीणों ने आवेदन दिया, आज भी जाकर देखे, दिखाने के लिए विरोध करते हैं। ग्रामीण अंतरात्मा से मांग करते हैं। आज भी बात जाके देखे, सागमेट्टा के लोग मांग कर रहे हैं। आज मेरे पास आवेदन आते हैं, मेरे को बोलते हैं एसपी के पास चलिए करके। मैं गया भी था, एसपी से पूछिए आप ग्रामीणों को लेकर। लेकिन ये बात हम सार्वजनिक रूप से इसीलिए नहीं कहते, कौन ग्रामीणों ने मांग करने गया है उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये हमारी चिंता है। हम किसी ग्रामीण को सामने लाते हैं तो उसको मुसीबत खड़ा कर देते हैं। अंतिम सवाल, बस्तर में शांति कैसे आएगा? बस्तर में शांति आ सकती है सभी दोनों पक्षों से, सिर्फ नक्सली से नहीं, फोर्स ने भी बहुत सारी खामी है। फोर्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐसे फैसले दिए हैं जो फोर्स के खिलाफ है। कई ऐसे मुठभेड़ हुए जो ग्रामीणों को बोल के नक्सली को मारा। तो शांति कैसे आएगा? क्या करना चाहिए? शांति लाने के लिए ईमानदारी पूर्वक एक वार्ता करना चाहिए। नक्सलियों का भी लीडर सामने आए, पब्लिक का भी लीडर सामने आए। जो वो बैठे विधायक, यहाँ के बीजापुर विधायक, ये भी कभी नक्सलियों के खिलाफ लड़ने में कारगर सिद्ध हुए। आज विधायक बनने के बाद अनभिज्ञ बनते हैं, ये भी उनकी त्रुटि है। आज सत्ता में बैठे हैं तो इनको भी सोचना चाहिए किस तरह से इसका हल निकालना चाहिए। ये किसी न किसी रूप में अपना एक अच्छा टीम भावना से लोक हित में, जनहित में, जो ग्रामीणों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नक्सलियों से बात करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन ये शासन स्तर पर और संविधान के दायरे में होना चाहिए। जो आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, नक्सली की बात अगर ना माने, नक्सलियों टारगेट बनाते हैं। जो आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, बहुत सारी बातें हो सकती है कि आपका मैं समर्थन नहीं कर पाता, आप हमको नक्सली बता देते हैं। ऐसे क्यों? ऐसा नहीं है, नक्सली नहीं है तो आपको नक्सली क्यों बताएं? नहीं, अगर हम बहुत सारे ऐसे विचारधारा है, जैसे लूटपाट हो रही है, गोलीबारी हो रही है, हम अगर उसका विरोध करें, ग्रामीण बोल रहे हैं कि यहाँ पे निर्दोष आदिवासियों को मार दिया, उन ग्रामीणों को बात सुनेंगे? उनकी बात को अगर हम रखें तो ऐसा माना जाता है एक अचानक उनके खिलाफ एक मन में एक कटुता पैदा हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, ये बात गलत है कि हर किसी को कोई नक्सली करेगा। और फोर्स भी हर जगह हर किसी को मारने नहीं जाती है। उनको जहाँ पे कहीं ना कोई सूचना मिलती है, कहीं नक्सली होने का अंदेशा होता है या कहीं ना कहीं से हिंट मिलता है, तभी आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नक्सली बोल के नहीं मारते। ऐसा बस्तर में कितने निर्दोष ग्रामीण नहीं है? क्या ऐसा होता तो क्या ग्रामीण बच पाते? ये नक्सली भड़का करके उनको विरोध करवाते। आज जो सिलगेर में जो विरोध हो रहा है, क्या है उनके मन से विरोध कर रहे हैं लोग? आप मेरे ले चले, मैं उसी गांव के लोगों के साथ मैं आपको सामने ला दूंगा कि ये कौन विरोध करवा रहा है। नक्सली बंदूक के नोक पे उनको विरोध करने के लिए उकसाते हैं, और उनसे जो उनके मीटिंग में नहीं जाता है, जो विरोध करने नहीं जा रहा है, 5-5 हज़ार रुपये उनको जुर्माने के तौर पे वसूल रहा है। इस बात को कोई नहीं कहता है कि ये सच है कि नहीं। आप पता करके ज़मीनी स्तर पर जाके देखिए, जो विरोध करने नहीं गया उसको जुर्माना लगाया है। मधुकर राव के आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये आंदोलन जिस दिन पब्लिक चाहे उस दिन बंद हो जाएगा। जिस दिन इस एरिया में शांति आएगी तब तक चलता रहेगा। ये कोई आंदोलन हम नहीं लड़ रहे हैं। फोर्स अपने जगह बैठी है, तब भी नक्सलियों को परेशानी। फोर्स हटाओ, फोर्स तुम्हारे लिए थोड़ी बैठा है भाई, नक्सलियों तो ग्रामीणों के लिए बैठा, ग्रामीणों की मांग पे बैठा है। फोर्स हटाओ, क्यों हटाएगा? फोर्स हटाओगे तो मनमानी कहीं भी किसी को भी मार के चल दोगे। तुम्हारा मनसा क्या है फोर्स हटाने का? मनसा पे जाइए, नक्सलियों का मनसा क्या कह रहा है।
ये जो चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, 3 मीटर की जगह 10-10 मीटर चौड़े रोड बन रहे हैं, उसके पीछे तर्क देते हैं कि बस्तर का दोहन करने आए हैं। बस क्या ये गलत है। बस्तर में आदिवासी ज़मीन कोई भी कंपनी नहीं ले सकता है, कोई व्यक्ति ये दूसरा वर्ग नहीं ले सकता है। ये अडानी तो लिया है, अडानी तो लिया है, ऐसा नहीं है। टाटा हो गया, एसआर हो गया, ये जिंदल। गलत है। वो सरकार यदि ऐसा करती है तो सरकार जिम्मेदार है। भूपेश बघेल से पूछे उससे। आपको मानते ना गलत है। अगर ऐसा अगर आदिवासी का जमीन यदि कोई कंपनी अंबानी अडानी लेता है तो गलत है। अब उसके खिलाफ भी बात करेंगे हम, ऐसा करता है। तो ये थे सलवा जुल्म के नेतृत्व करने वाले मधुकर राव जी। आगे भी नक्सलवाद को इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता। नक्सलवाद को अगर समझना पड़ेगा तो एक लंबी इतिहास, एक लंबी कहानी, एक लंबा समय लगेगा, बरसों लगेगा। नक्सलवाद सिर्फ एक वाद नहीं है, नक्सलवाद ने लाखों लोगों की हत्याएं देखी है, हजारों लोगों का खून देखा है, लेकिन अब तक नक्सलवाद ख़त्म नहीं हुआ है। ये कब ख़त्म होगा नहीं मालूम, लेकिन बस्तर शांति चाहता है और हम भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति आए।